हेलो सी इंटरमीडिएट पीपल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ऑडिट के एग्जाम में ज़्यादा देरी है नहीं। चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अराउंड 18 to 19 मार्क्स की वेटेज होती है एंड मान के चलो इसमें से कुछ पोर्शन बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग है। और मैं आपको एक हाई वेटेज जो एरिया है ना इसका बढ़िया तरीके से आपको एक रिवाइज करा के दे दूंगा। आपको ऐसा फील होगा कि सर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया है। असर्शन एक टॉपिक है जहाँ से एमसीक्यूज बनती है, तो वो मैंने एमसीक्यू मैराथन में कवर करी है। यहाँ पे भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा एंड बहुत बढ़िया तरीके से आपको रिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो एंड कमेंट करके बिल्कुल जाना आई विल स्कोर एग्जामिशन इन ऑडिट एंड मिलते हैं फिर सीए फाइनल में। सी यू। चैप्टर नंबर 5 को मैं पहले क्या कर रहा हूँ, कुछ आपको असर्शन से रिलेटेड, हालांकि मैं ये बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ पर फिर भी मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 5 में असर्शन। असर्शन क्या टॉपिक होता है? मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन अबाउट 3 थिंग्स: अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर। अकाउंट बैलेंस क्या होता है? आपका बैलेंस शीट का आइटम। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन क्या? पीएनएल का आइटम। डिस्क्लोजर क्या? नोट्स टू अकाउंट। मैनेजमेंट ने बोला कि सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 50 लाख की बैलेंस शीट में है। ये मैनेजमेंट ने असर्ट करा है किसके बारे में? अबाउट अकाउंट बैलेंस। सर ऑडिटर क्या मान लेगा? आंसर इज नो सर। ऑडिटर उस पर ऑडिट प्रोसीजर लगाता है टू आइडेंटिफाई प्रोबेबल मिसस्टेटमेंट। अब गेम क्या होता है, ये असर्शन पूरे चैप्टर नंबर 5 में बैलेंस शीट के आइटम्स, पीएनएल के आइटम्स, नोट्स है, इन्हीं के बारे में पूरी की पूरी कहानी दे रखी है। ठीक है, अब असर्शन के भी अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट आइटम में असर्शन के चार एरिया पे फोकस होता है, ERCV। ठीक है, पीएनएल में भी ऐसे ही फोकस होता है। तो पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। एग्जिस्टेंस, बैलेंस शीट में सबसे पहले बात करते हैं एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब मैंने शॉर्ट में क्या बताया था तुम्हें? सर फेक नहीं है, नो फेक असेट लाइबिलिटी रिकॉर्डेड। प्लीज फोकस ऑन द वर्ड कि सर जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री अगर 10 लाख की दिख रही है बैलेंस शीट डेट पे, तो भाई वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऐसा नहीं है बस दिखा दी बुक्स के लिए। ठीक है, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, नो फेक असेट लाइबिलिटी टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है सर, कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? सर ऑल जेन्युइन टू बी रिकॉर्डेड, ऑल जेन्युइन टू बी रिकॉर्डेड। मुझे बताओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पूरे साल भर में एडिशन भी होता है, डिलीशन भी होता है। सर ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीटनेस। कंप्लीट पिक्चर दे, मतलब कंप्लीटली सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई है, जो भी हुआ है वो सब रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, हाँ। राइट एंड ऑब्लिगेशन, सर राइट एंड ऑब्लिगेशन फोकस ऑन द ओनरशिप कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर ये बैलेंस शीट में दिखा रहा है तो कंपनी की ओनरशिप होनी चाहिए। हाँ, अभी बताओ चैप्टर नंबर 5 में गेम क्या होता है? सर ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है ना, सबसे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स आपको लिखने होते हैं। और ऑडिट प्रोसीजर दिमाग लगाते समय बस ये मीनिंग दिमाग में होना चाहिए। अरे ये मीनिंग दिमाग में होएगा ना, तुम वो लिख के आ पाओगे। अगर इन्वेंट्री बैलेंस शीट डेट पे है तो ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा कि यार ये इन्वेंट्री इसी की है? अभी यहीं पे दिमाग लगाओ। सर वो परचेज की इनवॉइस दिखेगा, उसमें इन्वेंट्री की बिलिंग किसके नाम पे है, वहां से पता पड़ जाएगा। सर लैंड एंड बिल्डिंग की ओनरशिप कैसे देखेगा? सेल डीड मंगवाएगा, कन्वेंस डीड मंगवाएगा। ठीक है, उससे वेरीफाई कर लेगा, अच्छा यार ये एक्स लिमिटेड की ऑडिट करे, एक्स लिमिटेड के नाम पे ही है क्या। ठीक है, अभी करा हुआ, ये क्वेश्चन करा हुआ। ठीक है, देन वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब राइट वैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एग्जांपल लो, तो यहाँ पे वैल्यूएशन के लिए सर क्या देखोगे? सोच के बताओ यार तुम, बिल्कुल बिल्कुल ओपन माइंड रखो। सर डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट। आप देखना ऑडिट प्रोसीजर पढ़ते समय यही पॉइंट निकल के आएंगे, कॉमन पॉइंट्स नहीं निकल के आते हैं। देखो चैप्टर नंबर 5 में प्रॉब्लम क्या होती है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। बच्चे ये सोच के जाते हैं कि सर हमें ना किसी टीचर के कॉमन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, हम वो कॉमन पॉइंट्स चिपका देंगे, आईसीआई हमको नंबर दे देगा, आईसीआई आपको 0 ही देगा। सर कुछ पॉइंट होते हैं हाँ जो अलग अलग जगह लग जाए, पर सर 80% पॉइंट्स आपको शायद अलग अलग ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सबका मीनिंग अलग है। एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, सबका मीनिंग अलग है। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? नो फेक असेट लाइबिलिटी टू बी रिकॉर्डेड। कंप्लीटनेस का मतलब क्या? जो जेन्युइन है वो सब रिकॉर्ड हो गया है। राइट एंड ऑब्लिगेशन मतलब ओनरशिप के बारे में बातें कर रहा है। वैल्यूएशन मतलब राइट वैल्यू के बारे में बातें कर रहा है। सर सबका लॉजिक अलग चलेगा, अभी समझेगा तुम्हें। देन पीएनएल आइटम्स। पीएनएल आइटम से रिलेटेड आप एग्जिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करते, आप कौन सा वर्ड यूज करते हो? अकरेंस वर्ड यूज करते हो।
कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अकरेंस। अगेन मीनिंग सेम होता है, नो फेक असेट लाइबिलिटी टू बी, नो फेक टू बी बुक्ड। अब जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का ऐसा नहीं है कि सर कोई गोस्ट एम्प्लॉय का खर्चा आपने बुक कर लिया, दैट विल बी रॉन्ग ना। आप फेक बुक कर रहे हो मतलब आप अकरेंस में गलती कर रहे हो। कंप्लीटनेस का मतलब अगेन क्या सर? सब कुछ रिकॉर्ड करना, जितना भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर हुआ था सर वो सब कुछ रिकॉर्ड करना। पीएनएल आइटम में ये चीज का ध्यान रखना, एग्जिस्टेंस की जगह अकरेंस वर्ड आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूएशन वर्ड की जगह मेजरमेंट या एक्यूरेसी वर्ड आता है कि सेल में अगर सेल करते समय कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो वो ट्रेड डिस्काउंट से एडजस्ट हो गया क्या? समझे क्या? हाँ बेटा, ये ऑलरेडी एमसीक्यू मैराथन, अगर आपको लगे कि सर ये थोड़ा सा फास्ट हो गया है, एमसीक्यू मैराथन में मैंने बहुत टाइम देके इस पे क्वेश्चंस कराए, आप जाके बिल्कुल देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, ठीक है। देन दो और होते हैं जो बैलेंस शीट और पीएनएल के लिए मैं कॉमन बोलता हूँ। एक होता है कट ऑफ। कट ऑफ मतलब करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड हो रहा है क्या? करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड हो रहा है क्या, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कट ऑफ, ठीक है। और एक होता है प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, मतलब राइट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर क्लासिफिकेशन हो रही है क्या, ठीक है क्या। अब मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ, जो मुझे टॉपिक का डिस्कशन करना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अगर ये टॉपिक असर्शन टॉपिक नहीं पढ़ रखा, आपको अभी क्लैरिटी आ जाएगी, अभी जैसे मैं लूँगा ना, अभी क्लैरिटी आ जाएगी, रिवाइज बढ़िया तरीके से हो जाएगा। मैंने इसका ऑलरेडी 2 दिन पहले अपलोड करा है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ अपने टॉपिक पे, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। अब देखो, अपन पहले ये हिस्सा डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बोल रहा हूँ सर ये हिस्सा डिस्कस करने के बाद में आप मान के चलना 8 नंबर से 12 नंबर का पेपर आपके इस चैप्टर में 19 मार्क्स में से यहाँ से लग सकता है। लगेगा नहीं लगेगा आई डोंट नो, पर 8 to 12 मार्क्स की मुझे एक्सपेक्टेशन हमेशा रहेगी कि ये जो टॉपिक है ना, ये इतना सा टॉपिक यहाँ से लगेगा। आपको अगले 1 घंटे में सर ये पूरा बढ़िया तरीके से मक्खन की तरह चीज़ें याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं सर, बिल्कुल शेयर कैपिटल की बात करते हैं, बिल्कुल आराम से। शेयर कैपिटल में सिंपल है, कॉमन ऑडिट प्रोसीजर्स है, यहाँ पे कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, केवल कॉमन ऑडिट प्रोसीजर शेयर कैपिटल से रिलेटेड आपसे पूछे गए। सुनना, कॉमन सेंस लगाते हैं। देखो, आपको शेयर कैपिटल वेरीफाई करना है। सपोज कर 31/3/26 है, 31/3/25 है, आपने बैलेंस शीट खोल के देखी, शेयर कैपिटल के ये दिख रहे हैं। आप क्या देखोगे सर कि ये शेयर कैपिटल में चेंज हो रहा है क्या, चेंज हो रहा है क्या, चेंज हो रहा है क्या, या नो चेंज है? दो ही बातें होगी। हाँ, अगर नो चेंज है तो सुनना, नो चेंज है तो ऑडिटर क्या करेगा सर, रिटर्न कंफर्मेशन मंगवाएगा कंपनी सेक्रेटरी से, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली सर ऑडिटर क्या देखेगा कि भाई अगर शेयर कैपिटल में चेंजेस हुए तो इट इज विद इन द ऑथोराइज लिमिट क्या। आप एओए एमओए से चेक कर सकते हो इसको, आप इसको एओए एमओए से चेक कर सकते हो। मतलब ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा, टैली पीरियड एंड शेयर कैपिटल टू प्रीवियस ईयर, यहाँ की इससे चेक करेगा, ऑथराइज पेड अप इशूड, ठीक है, देखेगा कोई चेंज है क्या। चेंज नहीं है तो वो सर ऐसे नहीं है, काम नहीं करेगा सर, वो कंपनी सेक्रेटरी से कंफर्मेशन मंगवा लेगा। अगर चेंज हुआ है तो एमओए एओए से देख लेगा कि सर विद इन द लिमिट हुआ है क्या। वेरी इजी। हाँ, अब सपोज कर कोई फ्रेश इशू हुआ है, फ्रेश इशू हुआ है तो वो कंपनीज एक्ट से कंप्लाई हुआ है क्या, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, रिटर्न ऑन अलॉटमेंट, इससे रिलेटेड कंप्लायंस हुआ है क्या। ये देख लेगा कि सर एक रूल सिंपल, शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, वो देख लेगा, ठीक है। सर चेक शेयर्स इशूड फॉर कैश और फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन, क्या ये पॉइंट बड़े इजी है। हाँ सर, मैं आपको बोलता हूँ एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं सर, आपको टोटल मिला के 5 पॉइंट अच्छे से लिख दिए ना आपने, आपको नंबर नहीं घटेगा। शेयर कैपिटल में आराम से लिख दिए ना सर, क्या करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आप क्या करोगे सर, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके देखोगे, चेंज हुआ है तो उसको एमओए एओए से देख लोगे, विद इन द ऑथराइज लिमिट हुआ है क्या। अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो सर कंपनी सेक्रेटरी से कंफर्मेशन मंगवा लोगे। हाँ सर, फिर आप क्या चेक कर लोगे कि सर शेयर्स कैश के अगेंस्ट में इशू हुए या अदर देन कैश में हुए, डिस्काउंट पे तो शेयर इशू नहीं होने चाहिए, ये चीज़ देख लोगे। हाँ सर, ठीक है, अभी मेरी बात को सुनना सर, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हिसाब से। अगर शेयर कैपिटल में चेंजेस हुए ना तो एक फॉर्म फाइल करना होता है SH7 एमसीए पे, ठीक है, एमसी की वेबसाइट पे फॉर्म फाइल होता है SH7। और अगर शेयर अलॉट होता है ना, शेयर अलॉट होता है ना, तो एक फॉर्म पास करना होता है पास 3, ठीक है, एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यू आ सकता है, बता तो कैसे याद रखोगे। देखो क्या होता है, कोई भी चीज को चेंज कराने के लिए ना 7 लोगों की जरूरत पड़ती है। 7 फेरे तुमने सुने, ठीक है, 7 फेरे तुमने सुने भाई,
पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, हस्बैंड वाइफ होने के लिए, हस्बैंड वाइफ बोलने के लिए 7 फेरे लेने पड़ते हैं, 7 फेरे लेने पड़ते, चेंज कराने के लिए सर 7 फेरे लेने पड़ते हैं। SF7 फॉर्म है तुम्हारा, ध्यान रखना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं सर, मैं आपको बता दूं, शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए तुमको अपने पास बुलाना पड़ेगा, अपने पास बुलाना पड़ेगा। किसको सर? 3 लोगों को। ओ हो सर, गजब सर, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत गंदा था पर कोई बात नहीं, याद रहेगा। सर मैंने क्या बोला? शेयर कैपिटल चेंज कराने के लिए तुम्हें हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हस्बैंड वाइफ पे आने के लिए सर 7 फेरे लेने पड़ते हैं, SF7, ठीक है। फिर शेयर अलॉटमेंट कराने के लिए मैंने कहा 3 लोगों को पास बुलाओ, 3 लोगों को पास बुलाओ, PAS3, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज सुनना, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है किसी NRI ने, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है किसी NRI ने, तो भाई साहब इस बार छोटी बात नहीं है, RBI को इन्फॉर्म करेंगे, RBI के पास में फॉर्म फाइल करेंगे। सर कौन सा? बताओ कौन सा? फॉरेन कंपनी गांव में जाके अपना PR करवा रही है, फॉरेन कंपनी गांव में जाके अपना PR करवा रही है, सर ये फॉर्म अपन फाइल करेंगे। प्लीज, इंपॉर्टेंट है, MCQ में पुटअप होएगा, हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको सबकी टेक्निक बता दी। डन सर, वीडियो को पॉज करके एक बार याद भी कर लो, चलेगा। डन सर, शेयर कैपिटल से रिलेटेड अपन ने पूरी कहानी पढ़ ली। आओ आगे बढ़े। अब बात करते हैं सर शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, जो बचपन से तुम प्रीमियम की कहानी पढ़ते हो ना, 5 यूजेस, वो 5 यूजेस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ऑडिटर को ये देखना होता है कि वो शेयर इशूड एट प्रीमियम, 10 रुपए का शेयर फेस वैल्यू 12 रुपए पे इशू हुआ है, तो वो 2 रुपए की चीज है ना, हर किसी चीज के लिए यूज नहीं हो सकती सर, वो 5 चीजों के लिए यूज होती है, और 5 चीजों के लिए यूज होती है, तो ऑडिटर यही देखता है कि सर वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है क्या, और उन्हीं चीज के लिए यूज हुआ है क्या। एग्जाम में तुमसे वो 5 चीजें पूछी जा सकती है, तो तुम्हें बस एक ही टेक्निक याद होनी चाहिए। देखो, बीबी सर की बातों को राइट ऑफ मत करना। बीबी सर आपको पता है बहुत बुराना सर, ठीक है ना। बीबी सर की बातों को राइट ऑफ नहीं करना, प्रीमियम टीचर है, प्रीमियम टीचर है, तुमको पता है सर, प्रीमियम क्यों बोल रहा हूँ मैं, इनको पता है तुमको, ठीक है, इनकी डील के बारे में तुम्हें पता है, प्रीमियम टीचर है, क्यों है पता है तुम्हें, सर करोड़पति है ना, ठीक है। अरे बीबी सर लेजेंड इंसान है अपने यार, ठीक है। जो भी बच्चा CA पास हुआ है, मतलब हमारे टाइम से, और अभी आपको पता है सर, वन एंड ओनली दी लेजेंड, ठीक है। तो मेरी बात को सुनना, शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम के लिए सर ये निमोनिक आप ध्यान रखोगे, बीबी सर की बातों को राइट ऑफ नहीं करना, प्रीमियम टीचर है सर। सिक्योरिटी प्रीमियम किधर किधर यूज हो सकता है? B से बोनस फॉर टुवर्ड्स इशू ऑफ अनइशूड शेयर एट फुल्ली पेड बोनस शेयर, B से बायबैक फॉर परचेज ऑफ ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज, ठीक है। बातों को राइट ऑफ से रिलेटेड 2 पॉइंट है, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। और सर प्रीमियम से रिलेटेड है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन टुवर्ड्स इशू, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स। सर आपके 5 पॉइंट इस तरीके से याद हो जाएंगे। वापिस बोलो, बीवी सर की बातों को राइट ऑफ मत करना, प्रीमियम टीचर है। बीबी से क्या हो गया? बीबी से क्या हो गया? बोनस बायबैक वाला पॉइंट, टुवर्ड्स इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स एज फुल्ली पेड बोनस शेयर्स फॉर परचेज ऑफ ओन शेयर्स और सिक्योरिटी। राइट ऑफ से रिलेटेड राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, ठीक है। राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और एक है प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स, ठीक है। क्या यहाँ पे शेयर मत लिखना, प्रेफरेंस शेयर लिख लेना, ध्यान रखना, बस छोटी सी बात है, ठीक है सर। ये 5 यूजेस है, 5 यूजेस पे क्वेश्चन आ सकता है। ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा आया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में चला गया क्या, और वो इन्हीं 5 चीज़ों के लिए यूज हुआ है क्या। बात खत्म, टॉपिक खत्म, आगे बढ़ो, ठीक है। डन सर। अब बात करते हैं शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। राजा, कभी भी शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है क्या? आंसर इज नो। तब भी पहली लाइन तो तुम ये लिखोगे शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, बट फिर तुम बोलोगे सर 2 एक्सेप्शन है। तुम क्या बोलोगे? 2 एक्सेप्शन है सर। 2 एक्सेप्शन कौन सा है? एक तो वो स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में सर शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, और दूसरा होता है क्रेडिटर्स के लिए, डेट के लिए, जब डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, इस पे अमेंडमेंट भी आया था, आई थिंक 2022 या 23 में इस पे, है ना। मैं क्लास में तो इसका पूरा लॉजिक भी समझाता हूँ कि क्या अमेंडमेंट का लॉजिक है। अभी ठीक है, अभी नहीं बात करूँगा वो चीज़ें। शेयर्स डिस्काउंट पे वाइड है, पहली पॉइंट लिखोगे। 2 एक्सेप्शन क्या लिखोगे? स्वेट इक्विटी शेयर्स
के केस में आप कर सकते हो डिस्काउंट पे, या आप किसी क्रेडिटर को दे रहे हो व्हेन डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, उसको बोलते हो कि भाई तेरी डेट को मैं, तेरी डेट के अगेंस्ट में मैं शेयर्स इशू कर देता हूँ ना यार। बट ये किसके बेसिस पे होना चाहिए? ये सर डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, ये स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान के बेसिस पे होना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली आरबीआई की गाइडलाइन से कंप्लाई बिल्कुल होना चाहिए। ऑडिटर यही चीज़ें चेक करता है कि सर अगर शेयर्स कभी डिस्काउंट पे इशू है टू इट्स क्रेडिटर, तो वो देखता है कि सर इट इज अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन और डायरेक्शन इशूड बाय द आरबीआई। आपको बात समझी क्या? हाँ सर, इससे रिलेटेड पेनल्टी है। अगर सर आपने सेक्शन 53 से कॉन्ट्रवेंशन किया, तो हर ऑफिसर या कंपनी, हर ऑफिसर एंड कंपनी सर पेनल्टी देनी पड़ेगी। सर कितनी? 5 लाख, और अमाउंट रेस्ड विच एवर इज लोअर, और साथ के साथ में सर ब्याज भी देना पड़ता है 12% से। कब से? जब से वो पैसा मिल गया था, तब से 12% देना पड़ेगा, ऑब्वियसली जब तक पैसा रिटर्न नहीं हुआ है। ठीक है, तो यू नीड टू रिमेंबर बेसिक थिंग्स, आपको पॉइंट याद हो जाएंगे। सर डिस्काउंट पे शेयर्स इशू हो सकते हैं क्या? आंसर इज नो सर, वाइड एन इशू है। पर दो एक्सेप्शन है सर। दो एक्सेप्शन कौन से है? एक स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स अलाउड है सर। दूसरा, व्हेन व्हेन क्रेडिटर को दे सकते हो, कब? व्हेन डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। ठीक है, ये आरबीआई के डायरेक्शन के बेसिस पे होता है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के बेसिस पे होता है। ऑडिटर वेरीफाई करता है कि सर ये आरबीआई की जो डायरेक्शन है वो फॉलो हो रहा है क्या। अगर पेनल्टी, अगर आप कॉन्ट्रवेंशन कर रहे हो सेक्शन से, सर पेनल्टी कितनी? अमाउंट रेस्ट या 5 लाख, 5 लाख देना पड़ेगा भैया, 5 लाख देना पड़ेगा अमाउंट रेस्ट, और 5 लाख विच एवर इज लोअर। सर ये लोअर क्यों लिमिट है? अरे बेटा हायर कर देते ना तो भाई साहब इनका तो घर जाता। सपोज कर अमाउंट रेस्ट कर दिया 1 करोड़, 5 लाख रुपए, अरे घर जाएगा इनका, इसलिए अमाउंट लोअर ऑफ अमाउंट रेस्ट या 5 लाख। ठीक है, ये चीज़ करिए। अच्छा, 12% का ब्याज भी देना पड़ेगा। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। समझे क्या? पैसा तो रिफंड ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, रिफंड ऑल मनी। सर ऑडिटर अगर आपसे पूछ ले कि एग्जाम में ऑडिट प्रोसीजर बताओ, तो एक पॉइंट तो यही बताओगे कि सर आरबीआई के डायरेक्शन के बेसिस पे हुआ है क्या। अच्छा, ऑब्वियसली सर शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हुए, ये फोकस का एरिया रहेगा, तो आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख लो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख लो। साथ के साथ में शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस हुआ है क्या ड्यूरिंग द ईयर, वो देख लो। आपके सर पॉइंट्स कवर हो गए ना? ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो गए? हाँ, डन सर। ये आपका कौन सा पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? बोलो, याद हो गया? ठीक है, डिस्काउंट का हो गया, प्रीमियम का हो गया, शेयर कैपिटल का हो गया। अब आ जाओ मेरे साथ में, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कोई सा भी आ सकता है, पर रिडक्शन ऑफ कैपिटल मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। सर रिडक्शन ऑफ कैपिटल में सिंपल सा क्या, कि सपोज कर पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप फेस वैल्यू है सपोज कर 10 रुपये, आपने पेड अप शेयर कैपिटल उससे मंगवा रखी है 8 रुपये। ये ऐसा करते हैं कि सर 2 रुपये को राइट ऑफ कर दिया जाता है, 2 रुपये को राइट ऑफ कर दिया जाता है, बेसिकली बैलेंस शीट को थोड़ा सा बेटर प्रेजेंटेशन के इसमें मतलब बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं। मैं अभी वो एग्जाम मैराथन चल रही है, ठीक है, वहाँ नहीं जा सकता, आपको पॉइंट्स याद कराने हैं, वो भी ध्यान रखना है। आप ये समझो सर 2 रुपये का रिडक्शन कर दिया जाता है। अब ये 2 रुपये का रिडक्शन कर दिया जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा बताओ किनको तकलीफ होती है? लॉ वाले टीचर ने बताया होगा, क्रेडिटर बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं इसमें। क्रेडिटर भयंकर नखरे करते हैं, तो है ना भाई साहब, इनसे थोड़ी परमिशन वर्मिशन भी लेनी पड़ती है, सबको मीटिंग में बताना पड़ता है एडवांस में। हाँ, और मैं आपको बोलूँ सर ये छोटा मोटा मैटर नहीं होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड ऑथोराइज रिडक्शन ऑफ कैपिटल, एमओए को ऑल्टर करना पड़ता है। ये छोटा मोटा विस्सा नहीं होता सर, क्रेडिटर बड़े नाराज होते, फूफा की तरह होते हैं इस मुद्दे पे। वो होते हैं ना शादी में फूफा नाराज हो जाते हैं, वैसे ये क्रेडिटर नाराज होते हैं, तो इस बार मामला थोड़ा गंभीर रहता है। तो आप पॉइंट्स भी वैसे लिखोगे, सर एओए ऑथराइज करता है कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल वेरीफाई करो, सर एमओए सूटेबिलिटी ऑल्टर्ड है क्या, सर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए मीटिंग हेल्ड हो गई है क्या, एमसीक्यू एरिया। ठीक है, प्लस प्रपोजल कि भाई मीटिंग का प्रपोजल सर्कुलराइज इन एडवांस। ठीक है क्या? हाँ सर, कुछ पॉइंट्स तो ध्यान रह जाएंगे। अब मेरी बात को सुनो, आप और क्या पॉइंट्स लिख सकते हो? सर आप ट्रिब्यूनल का ऑर्डर यहाँ पे पास होता है, तो आप ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल की कॉपी को देख लोगे, एग्जामिन कर लोगे। आप अकाउंटिंग एंट्रीज पास होती हैं यहाँ पे, री अकाउंटिंग एंट्रीज को देख लोगे। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हो रहा है क्या, वो चीज़ें देख लोगे। ठीक है क्या? मैं बोलता हूँ सर सारे पॉइंट याद नहीं करने, आपको 5 पॉइंट भी याद रहेगा, मेरा काम हो गया ना। रिडक्शन ऑफ कैपिटल का, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, इधर मैं आपको सारे पॉइंट एक बार लैंग्वेज पॉइंट, लैंग्वेज के हिसाब से भी दिखा देता हूँ। देखो, रिडक्शन ऑफ कैपिटल,
सर क्या वेरीफाई एओए ऑथराइज रिडक्शन ऑफ कैपिटल, एक पॉइंट अपना ये हो गया, ठीक है। वेरीफाई दैट एमओए ऑफ द कंपनी हैज बीन सुटेबली ऑल्टर्ड। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन का कि मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर हेल्ड टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन वॉज प्रॉपरली कन्वेड एंड द प्रपोजल वॉज सर्कुलाइज इन एडवांस टू ऑल द शेयर होल्डर। सर क्रेडिटर बहुत रोते हैं यहाँ पे, बहुत रोते हैं भाई यहाँ पे, इसलिए ये चीज़ों का फोकस करा जा रहा है। फिर दूसरा एक और पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि सर ट्रिब्यूनल ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लगाई है वो सब कंप्लाई कर लिए। हाँ अच्छा, ऑब्वियसली शेयर सर्टिफिकेट ऑल्टर्ड हो गई होगी, ऑल्टर्ड हो गई होगी क्योंकि सर रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो रहा है। हाँ, आप ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल को एग्जामिन कर लो, ठीक है। रजिस्ट्रार के सर्टिफिकेट को देख लो, अकाउंटिंग एंट्रीज को देख लो, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट प्रॉपर तरीके से हो गया कि ये सारे पॉइंट्स को आप देख लो। आप समझ रहे हो क्या सर? मैं बोलता हूँ सर सारे पॉइंट थोड़ी ना याद करने, 5 पॉइंट याद करके चलो हो जाएगा अपना काम एग्जाम के लिए, 5 से 6 पॉइंट, ठीक है। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करके अभी तक जितना पढ़ा है ना उसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ लेना। डन सर, डन। चलो मैं एक बार रिवाइज करा दूँ तुम्हें, टेकिंग योर 5 मिनट्स, अभी तक जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। आओ, जितना पढ़ा अभी तक। सर बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट आइटम में हमने पहले पढ़ा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम लॉजिक क्या लगाते हैं, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, टैली कर ले एक बार, टैली कर ले ऑथराइज पेड अप शेयर कैपिटल। अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो किससे कंफर्मेशन लेगा, कंपनी सेक्रेटरी से। सर अगर चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली सर कंपनीज एक्ट के सेक्शन से कंप्लाई हो रहा है क्या, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, रिटर्न ऑन अलॉटमेंट जैसी चीज़ों को तू देख लेगा। सर ये चेक कर ले कि कैश के अगेंस्ट में हुआ है या अदर देन कैश के कंसिडरेशन में हुआ है। फिर स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड पॉइंट होता है कि स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो पे कर दी है कि एमसीए को, बहुत बेसिक चीज़ है। कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होना चाहिए। फिर कुछ फॉर्म से रिलेटेड बातें थी, अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करा है कोई एनआरआई ने, ठीक है, तो वहाँ पे सर आरबीआई को एक फॉर्म करना होता है। फॉरेन कंपनी गांव में जाके पीआर करवा रही है, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म हो गया तुम्हारा। फिर एक शेयर चेंजेस, हस्बैंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हस्बैंड वाइफ की तरफ जा रहे हो तो 7 फेरे लेने पड़ेंगे, SS फॉर्म SS7। फिर ऑल्ट्रेशन कराने के लिए अलॉटमेंट कराने के लिए मैंने क्या बोला सर, पास बुलाओ 3 लोगों को अपने पास बुलाओ, PAS3, ठीक है सर। फिर अपन ने बात करी थी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम के लिए सर क्या टेक्निक थी, बीबी सर एक प्रीमियम टीचर है, राइट, उनकी बातों को राइट ऑफ मत करना। बीबी सर बोनस शेयर्स का एक पॉइंट हो गया, बी से बायबैक मतलब फॉर परचेज ऑफ ओन सिक्योरिटी शेयर्स और सिक्योरिटीज हो गया। फिर बीबी सर की बातों को मेरे को भी अब ऐसे ही याद है, राइट ऑफ से राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ कमीशन और एक्सपेंसेस पेड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। प्रीमियम का लास्ट पॉइंट हो गया सर कौन सा, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ इश्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ बेसिकली प्रेफरेंशियल एंड डिबेंचर्स, ठीक है सर, 5 पॉइंट। फिर डिस्काउंट सर वाइड अप इन इश्यू है पर 2 कंडीशन, 2 एक्सेप्शन है सर। कौन कौन से 2 एक्सेप्शन है, एक स्वेट इक्विटी शेयर वाला इशू केस में अलाउड है सर, और एक कौन सा केस है सर, एक कौन सा केस है जब आप क्रेडिटर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हो पर यहाँ पे आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए, डेट रेजोल्यूशन स्कीम के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। पेनल्टी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है सर, अमाउंट रेजियो 5 लाख विच इज लोअर, रिफंड करो मनी 12% के ब्याज के साथ में फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है सर। फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स को मैं बताता हूँ, रिडक्शन ऑफ कैपिटल में सिंपल है, एओए से रिलेटेड पॉइंट बता, एमओए सुटेबिलिटी ऑल्टर्ड है क्या, फिर अकाउंटिंग एंट्रीज प्रॉपरली चेक कर ले, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट से रिलेटेड पॉइंट लिख दे, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट को हो रहा है क्या प्रॉपर तरीके से। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के लिए मीटिंग टाइमली बेसिस पे कन्वे कर दी गई है क्या, ट्रिब्यूनल की कॉपी इसको एग्जामिन कर ले, ये सारे कुछ पॉइंट तुम लिख दोगे। हाँ सर, अब एक स्वेट इक्विटी शेयर का भी सुन लो। स्वेट इक्विटी शेयर सर ये अपना स्वेट बहाते हैं, मतलब खून पसीना बहाते हैं, इसलिए उनको ये सारे शेयर्स इशू होते हैं। मेरी बात को सुनना सर, कोई डायरेक्टर ने लेट्स से कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी को दी, कंपनी ने उसके अगेंस्ट में उसको क्या दे दिया, स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिए, यही कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। तो इक्विटी शेयर इशूड टू एम्प्लॉय या डायरेक्टर एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर क्यों, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और वैल्यू एडिशन। अब यहाँ पे एक MCQ इंपॉर्टेंट है सर, इनको जो शेयर्स इशू करते हैं ना वो क्लास ऑफ शेयर शुड बी ऑलरेडी इशूड, मतलब अगर फेस वैल्यू 10 रुपए के शेयर ऑलरेडी इशूड हो चुके हैं ना तभी आप इनको ये शेयर्स अलॉट कर सकते हो, अदरवाइज अलॉट नहीं कर सकते हो। सर इस पे भी MCQ इंस्टीट्यूट ने पहले पूछा हुआ है, तो ये चीज का ध्यान रखना, क्लास ऑफ शेयर शुड बी ऑलरेडी इशूड, तभी आप उनको वो स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। और भाई साहब इनको रैंक पारी पासू होता है विद इक्विटी शेयर होल्डर, सेम राइट होते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर के राइट होते हैं।
ठीक है क्या? अब बेसिक बातों का ध्यान में रखना। स्वेट इक्विटी शेयर के लिए भी सर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। ठीक है सर, रेजोल्यूशन में स्पेसिफाई करा जाता है कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए जा रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस क्या, कंसिडरेशन कितना है, कौन से क्लास ऑफ डायरेक्टर या एम्प्लॉय को ये इशू करा जा रहा है। ठीक है, अगर इक्विटी शेयर लिस्टेड है तो सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से होगा, अगर सर लिस्टेड नहीं है तो जो भी रूल्स मेड देयर अंडर है उसके हिसाब से होगा। ध्यान रहेगा क्या? इजी है। वापस बोलता हूँ, स्वेट इक्विटी शेयर, पहली चीज, इक्विटी शेयर होल्डर का सर रैंक पारी पास हुए, और जो क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इशू हो गए ना, जैसे 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर इशू हो गए, अगर सपोज कर वही इशू है तो आप कभी भी उनको 5 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर इशू नहीं कर सकते। अलग से कोई अलग से क्लास निकाल दी, वो अलाउड नहीं है सर। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, उस रेजोल्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाई होगा कौन से एम्प्लॉय या डायरेक्टर को दिया जा रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए जा रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन, सब कुछ बताया जाएगा। अगर सर शेयर्स लिस्टेड है तो ऑब्वियसली सेबी की गाइडलाइन, अगर शेयर लिस्टेड नहीं है तो जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसके हिसाब से। खत्म सर, स्वेट इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया है। ठीक है, डन सर, डन 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 डन। अब मेरे साथ में आ जाओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्पेसिफिकली आपसे पूछा जा सकता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब मेरी बात सुनना, अब अपन एक और कवर कर लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैं बढ़िया तरीके से तुम्हें करवा रहा हूँ, इंटेंजिबल तुम खुद से कर लोगे। आपको लगेगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट करने के बाद में इंटेंजिबल तो स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है। अभी सुनो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में थोड़े से एएस की नॉलेज होनी चाहिए, सब बिल्कुल होनी चाहिए। एएस से रिलेटेड चीज़ें भी अपने बुक में दे रखी है, उस पर भी क्वेश्चन पुट हो रखे हैं लास्ट टाइम के हिसाब से, आप बस उसको रीड करके चलोगे। मैं सीधे अपने मेन टॉपिक पे आ रहा हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले बात करते हैं अपन एग्जिस्टेंस की। एग्जिस्टेंस की इंपॉर्टेंट है प्लीज सर, एग्जिस्ट करते हैं क्या? अब कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किसको कराना है? मैनेजमेंट को कराना है। कारों में अगर आपको ध्यान हो तो कारों में जो पहली क्लॉज है वहां पे ये बातें भी कर रखी है कि इनको रेगुलर इंटरवल में कराना होता है। ठीक है, अब सुनो, ऑडिटर क्या करता है, दो चीजों पे फोकस करके चलता है सर। कौन कौन सी? यहीं से तुम्हारे पॉइंट्स निकल के आएंगे। एक होता है एफए का रजिस्टर। एफए के रजिस्टर में पूरी डिटेल होती है, ओपनिंग एफए कितना था, एडिशन कितना हुआ, डिलीशन कितना हुआ, क्लोजिंग कितना, पूरी ए टू जेड डिटेल होती है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी हेल्प होती है यहाँ से। एक होता है रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट सर? वेरिफिकेशन रिपोर्ट। अब मैं तुम्हें पूरा समझा रहा हूँ, एग्जिस्टेंस फोकस करके चलना इंपॉर्टेंट है सर। ऑडिटर क्या करेगा? फिजिकल वेरिफिकेशन किसको करानी है? मैनेजमेंट को करानी है। उनके प्लान को रिव्यू करेगा कि ये सर किससे करवा रहे हैं, ओन स्टाफ से करा रहे हैं या थर्ड पार्टी से करा रहे हैं, और साथ के साथ में पीरियोडिसिटी क्या है, जनरली 3 इयर्स में हो जानी चाहिए। ठीक है, ये पीरियोडिसिटी वाला कॉन्सेप्ट तो कारों में भी अपन देखते हैं। अब सुनो सर, ऑडिटर क्या देखेगा? ऑडिटर एविडेंस लेगा कि एप्रोप्रिएट सुपरविजन है क्या, किन का, जो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अब ऑडिटर सिंपल है, जिसने भी फिजिकल वेरिफिकेशन करी ना उसको बोलेगा रिपोर्ट बना के दे मेरे को, उसको रिपोर्ट बना के दे, मैं उस रिपोर्ट को सही से देखूंगा। ऑडिटर सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करता है, ऑब्टेन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट विथ वर्किंग शीट, और उस पर वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। आप बात को समझ रहे हो? मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन कराना मैनेजमेंट को है, ऑडिटर क्या कर रहा है, देख रहा है सर प्रोसीजर्स कैसे है, रेगुलर इंटरवल्स में करा रहे हैं क्या, ओन स्टाफ है या थर्ड पार्टी है क्या, उसको बोल रहा है जो भी तेरी फिजिकल वेरिफिकेशन कराए ना उसकी रिपोर्ट बना के मेरे को वर्किंग पूरी डिटेल में दे। ठीक है, अब उस पर ऑडिटर क्या करेगा? प्रोसीजर्स लगा लेगा। सर क्या? बेसिकली जो भी फिजिकली वेरीफाई होती ना उस पर टैग्ड मार्क होता है, उस पर वेरिफिकेशन का मार्क होता है। ऑडिटर वहाँ पे फोकस करता है कि ऑल आइटम्स आर प्रॉपर्ली टैग्ड एंड कैरी आइडेंटिफिकेशन मार्क। फिजिकल रिपोर्ट कैप्चर आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ असेट वेरीफाइड। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट में ये वाला नंबर का असेट वेरीफाई कर लिया है। ऑडिटर क्या करेगा? उन आइटम को पर्टिकुलरली एफए के रजिस्टर से क्रॉस चेक कर लेगा कि एफए के रजिस्टर में है, फिजिकली वेरीफाई करा नहीं करा है। ठीक है, उसको क्रॉस चेक कर लेगा। साथ के साथ में ऑडिटर एफए के रजिस्टर से जो भी पीपी अब एडिशन हुए ड्यूरिंग द ईयर, जो भी पीपी में एडिशन हुआ है वो ऑब्वियसली एफए के रजिस्टर में दिखना चाहिए। हाँ, ऑडिटर यहां से भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, और कोई सी भी डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई है तो वो कैसे डील करी गई है, वेरीफाई द डिस्क्रिपेंसी नोटिस एंड द मैनर ऑफ डीलिंग डिस्क्रिपेंसी। फॉर एग्जांपल, कोई असेट अगर वर्किंग यूज में नहीं है, एक्टिव यूज में नहीं है, तो वो डिस्कार्ड होना चाहिए। हाँ, ऑडिटर ये देखना चाहेगा कि भाई डिस्कार्ड कर दिया नहीं कर दिया तुमने।
अगर एक्टिव यूज में नहीं है तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अभी मेरी बात को सुनो सर, इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंटर्स ध्यान में रखना। सर क्या, अगर आपको एग्जिस्टेंस से रिलेटेड पॉइंट आ जाए, आप सिंपल लॉजिक लेके चलो। फिजिकल वेरिफिकेशन किसको कराना है? मैनेजमेंट को। वो उन स्टाफ से कराएगा, थर्ड पार्टी से कराएगा, ऑडिटर ये देख लेगा, पीरियोडिसिटी देख लेगा। ठीक है, ऑडिटर ये देख लेगा कि अप्रोप्रिएट सुपरविजन हो रहा है क्या, जो ये फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है। अब जो भी वो करेगा उससे रिपोर्ट मंगवा लो, रिपोर्ट में थोड़ी सी चीज़ें देख लो। सर क्या, प्रॉपर तरीके से आइटम्स प्रॉपरली टैग थे क्या, कैरी आइडेंटिफिकेशन मार्क और फिजिकल रिपोर्ट कैप्चर आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ असेट वेरीफाइड। एफए के रजिस्टर और फिजिकल वेरिफिकेशन वाली रिपोर्ट को क्रॉस चेक कर लो। पीपी का एडिशन एफए के रजिस्टर में हो रखा है क्या, ये चीज़ें देख लो। ठीक है, हाँ सर सारे पॉइंट याद नहीं भी आए, मैक्सिमम पॉइंट आपने लिख दिए, थोड़ा सा लॉजिकली समझ लिया, आप लिख के आओगे एग्जिस्टेंस। अब मेरी बात को सुनना, अब थोड़ा सा इजी वाला करवा देता हूँ। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन में राजा सोच के देख, पीपी में वैल्यूएशन का क्या एंगल होता है? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। तो ऑडिटर का फोकस क्या रहेगा कि भाई डेप्रिसिएशन हर असेट पे चार्ज हुआ है क्या, एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, उसके अलावा सारे असेट पे चार्ज हो गया है क्या? हाँ। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या अप्रोप्रिएट है क्या, मतलब इट इज अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट विल फ्लो टू द एंटिटी, उसके हिसाब से है क्या? और साथ के साथ में आपको पता है सर एक इम्पेयरमेंट का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर ली गई है क्या? इम्पेयरमेंट का एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 ट्रीटमेंट कर लिया गया क्या? ऑडिटर यहां पे फोकस करेगा, खत्म वैल्यूएशन का काम। आप एंगल समझो सर, वैल्यूएशन में डेप्रिसिएशन इंपेयरमेंट का ही एंगल होएगा। ये 3 पॉइंट हुए, खत्म हो गया आपका वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। अभी आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि सर मैं क्यों बोलता हूँ कि चैप्टर नंबर 5 में कॉमन पॉइंट्स नहीं लिख सकते, कॉमन पॉइंट्स नहीं लिख सकते। आपको सर कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे दिखेगी ही नहीं, हर के पीछे लॉजिक है। ठीक है, तो प्लीज 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 कोई कॉमन पॉइंट जैसी चीज यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स कुछ पर्टिकुलर पॉइंट हाँ रिपीट हो सकता है, ठीक है, उसके पीछे भी लॉजिक होता है ना। बट आप समझो सर सबके अलग पॉइंट है, आपको सोचना पड़ रहा है। वैल्यूएशन का समझा, डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, ये पॉइंट है जहाँ से आपके पूरे निकल के आ रहे हैं। अब सुनना, अब सबसे प्यारा राइट एंड ऑब्लिगेशन। आई थिंक देयर कैन बी अ केस जहाँ से आपको यहाँ पे एमसीक्यू भी मिल सकता है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। राइट एंड ऑब्लिगेशन फोकस ऑन द ओनरशिप। किस पे फोकस करते हैं भाई? ओनरशिप पे। सुन, ओनरशिप मतलब एंटिटी, ये पीपीई अपनी बुक में दिखा रहा है तो उसका है, ऑडिटर मानता नहीं है, बोलता है कि भाई मैं वेरीफाई करूंगा। कैसे? जितनी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसके परचेज के इनवॉइस हो गए, हाँ वो कंपनी के नाम पे होने चाहिए, पहली चीज। ठीक है, अगर लैंड एंड बिल्डिंग में कोई एडिशन हुआ है तो ऑब्वियसली सर सेल डीड, कन्वेंस डीड होगी, वहां पे नाम दिख जाएगा, वेरीफाई कर ले। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू, प्लीज फोकस कर। ठीक है, पूछ लेगा, मैं अगर एग्जामिनर होता मैं बना के देता ऐसा क्वेश्चन। समझ रहा है? अच्छा, आगे सुन। ऑडिटर क्या करता है? बैलेंस शीट डेट पे जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, सबके ओरिजिनल टाइटल डीड्स चेक करवाता है, चेक करता है। अगर ओरिजिनल टाइटल डीड्स किसी थर्ड पार्टी के पास में तो उसे कंफर्मेशन मंगवा लेगा। हाँ, और अगर कोई असेट पे चार्ज क्रिएट हो रखा है तो ऑडिटर क्या उसको देखेगा, वेरीफाई कर लेगा बेसिकली कि कोई असेट पे चार्ज क्रिएट हो रखा है क्या, रजिस्टर ऑफ चार्जेस से देख लेगा कि कोई असेट पे चार्ज क्रिएट है क्या। दीज आर योर 5 पॉइंट। आपको 4 पॉइंट भी याद रहेगा, 4 नंबर मिल जाएंगे। वापस बोलता हूँ, राइट एंड ऑब्लिगेशन, ओनरशिप, प्लीज प्लीज थिंक लॉजिकली। सर प्रॉपर्टी आपको याद हो जाएगा हाथों हाथ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए परचेज इनवॉइस देख लो, कंपनी के नाम पे होना चाहिए, टाइटल वेरीफाई हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कोई एडिशन हुआ है तो सेल डीड, कन्वेंस डीड देख लो, एमसीक्यू में पुटअप हो सकता है। जितनी भी इमोबल प्रॉपर्टी ऑडिटर बोलते ओरिजिनल टाइटल डीड दिखा मेरे को। अगर ओरिजिनल टाइटल डीड किसी और के पास में पड़ी तो उसे कंफर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल बोरिंग करी थी, ओरिजिनल टाइटल डीड वहां पे रखवा दी, कंफर्मेशन ले लो थर्ड पार्टी से। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज क्या, ऑडिटर रजिस्टर ऑफ चार्जेस को भी वेरीफाई कर लेते हैं टू असर्टेन क्या कोई असेट पे चार्ज क्रिएट हो रखा है क्या। दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप। 5 पॉइंट है, 4 तो एटलीस्ट अच्छे से होने चाहिए, एंड दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आपने देखा सर, एग्जिस्टेंस अलग निकला, ओनरशिप अलग निकला, वैल्यूएशन अलग निकला। अब बात कर लेते हैं अपन कंप्लीटनेस की। फोकस करना, कंप्लीटनेस में आपको सर ऐसी स्टोरी बताऊंगा एक बार में सारे पॉइंट बिल्कुल लॉजिक के साथ में क्लियर होएंगे। कंप्लीटनेस, प्लीज। कंप्लीटनेस में कहानी क्या हो रही है? ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग। ऑडिटर का फोकस क्या है कि सर सब कुछ प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो गया है, तो अपन इन चारों से रिलेटेड पॉइंट्स बना देंगे। सर कैसे? मुझे बता, ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस से मैच करना चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक है, तो टैली ओपनिंग बैलेंस विद द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बढ़िया सर,
अच्छा, अभी सर ये ओपनिंग, एडिशन, माइनस, डिलीशन, क्लोजिंग ऑडिटर क्या करेगा? इसका स्केड्यूल मंगवा लेगा और उसकी रिकैलकुलेशन कर लेगा। वेरी इजी पॉइंट, रिकैलकुलेशन दैट इज चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ मूवमेंट इन पीपी स्केड्यूल। ऑडिटर क्लाइंट को बोलता है मेरे को प्रॉपर तरीके से स्केड्यूल भेज, ओपनिंग का, एडिशन का, डिलीशन का, क्लोजिंग का। मैं ओपनिंग को तो चेक कर लूँगा प्रीवियस ईयर से, क्लोजिंग बैलेंस को चेक कर लूँगा बुक्स ऑफ अकाउंट से, ठीक है, इसकी रिकैलकुलेशन भी एक बार कर लूँगा, फिर अपन एडिशन डिलीशन की बातें और कर लेते हैं ना। आप इतने पॉइंट, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप 5 में से 5 लेके आओगे ही आओगे, बिकॉज इतने सारे पॉइंट्स है तुम्हें बताता हूँ सर, तुम बिल्कुल बिंदास लिख दोगे। मैंने क्या बोला? क्लाइंट से स्केड्यूल मंगवा ले, मूवमेंट इन पीपी स्केड्यूल, ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग। ओपनिंग को सर चेक कर ले प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्लोजिंग को चेक कर ले बुक्स ऑफ अकाउंट से, इनके अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर ले। बहुत सारे पॉइंट हो गए। अब एडिशन डिलीशन की बात करते हैं, मेरी बात को सुन। सर एडिशन के लिए ऑडिटर क्या करेगा? सारी लिस्ट ऑफ ऑल एडिशन मंगवा लेगा, उसको एफए के रजिस्टर से क्रॉस चेक कर सकता है, लिख सकते हो ये वाला पॉइंट। अच्छा, एडिशन हुआ है तो सर प्रॉपर अप्रूवल किसी ना किसी का लगा होगा, प्रॉपर अप्रूवल किसी ऑथराइज पर्सन का लगा होगा सर, इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर तरीके से फॉलो करे जाएंगे। जनरली एडिशन करते समय टेंडर कोटेशन मंगवाया जाता है। हाँ, अच्छा एडिशन हुआ है तो आप सर आप ये देख सकते हो कि प्रॉपरली ऑथराइज मैंने बता दिया, लिस्टिंग बता दी, प्रोसेसेस बता दिया, टेंडर कोटेशन वाला पॉइंट बता दिया। अब आप क्या देख सकते हो सर? डेट ऑफ एडिशन भी देख सकते हो, डेट ऑफ एडिशन से क्रॉस चेक कर सकते हो, परचेज इनवॉइस, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट, इनसे देख सकते हो, एडिशन की पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं डिलीशन की। सर डिलीशन में सोचो, असेट अगर एक्टिव यूज में नहीं है तो वो डिलीट हो जाना चाहिए और उसके बाद में डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छा डिलीट होता है ना तो डिस्कार्ड नोट बनता है, ऑडिटर डिस्कार्ड नोट को देख लेगा। और डिलीट हो रहा है तो हवा में डिलीट नहीं होता सर, किसी ना किसी का अप्रूवल लगेगा कि हाँ भाई इसको डिलीट करो। और डिलीट करने के लिए भी सर एसेट अगर बेचोगे तो क्या किसी को भी बेच दोगे क्या? प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल फॉलो होएगा? ऑब्वियसली सर कोटेशन टेंडर यहाँ पे ही मंगवाए जाएंगे और एसेट जो बेस्ट रेट में बिकेगा वेरीफाई कर लेंगे। मेन चीज क्या है सर? सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है क्या? देखो डिलीशन में यही पॉइंट है, अंडरस्टैंड मैनेजमेंट रीजन फॉर डिलीशन, डिस्कार्ड नोट को ऑब्टेन मैनेजमेंट अप्रूवल एंड डिस्कार्ड नोट ऑथराइजिंग डिस्पोजल ऑफ असेट, वेरीफाइंग इंटरनल प्रोसेस फॉलोड बाय फॉर द डिलीशन, चेक एक्यूरेसी, रिजल्टेंट गेन को सही से ट्रीट कर लिया क्या? आप समझो सर, कुछ भी एग्जाम में आ जाए आप इतने पॉइंट लिख सकते हो कंप्लीटनेस से रिलेटेड। और मैं क्या बोलता हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज वन ऑफ द स्कोरिंग टॉपिक। मैंने आपको शेयर कैपिटल अभी कराया, महाफर्जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कराया, आप एक बार गो थ्रू करोगे अपने आप खत्म। इसके बाद में तुम्हें किस पे गो थ्रू करना है सर? इंटेंजिबल पे, इंटेंजिबल पे करना है। इंटेंजिबल में सर कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन और राइट एंड ऑब्लिगेशन आपको सिमिलर पॉइंट मिलेंगे, बट डेप्रिसिएशन की जगह चेंज वर्ड हो जाता है अमोर्टाइजेशन, पीपीए की जगह इंटेंजिबल वर्ड यूज होएगा। सर वहां पे एग्जिस्टेंस में थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर एग्जिस्टेंस में क्या ध्यान रखना है मैं तुम्हें रीड करवा देता हूँ एक बार, दिख रहा है तुम्हें? हाँ, एग्जिस्टेंस में तुम्हें थोड़े से एग्जाम्पल देने पड़ेंगे क्योंकि इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ट्रिकी है। सर एग्जिस्टेंस में क्या दिक्कत है? आपको पता है सर, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। दे इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, तो मतलब इनका फिजिकल वेरिफिकेशन तो कर ही नहीं सकते, है ना। तो ऑडिटर फोकस क्या करता है कि सर ये इंटेंजिबल एसेट क्या एक्टिव यूज में है क्या? अगर एक्टिव यूज में है तो दिखने चाहिए, नहीं है तो डिलीट हो जाने चाहिए, ठीक है। एक्टिव यूज उसका थोड़ा सा फोकस रहता है, मतलब इसकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए सिंपल लॉजिक होता है कि एक्टिव यूज में है क्या। क्योंकि सर ये विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होता है, आप पीपी वाले पॉइंट के एग्जिस्टेंस वाले पॉइंट ज्ञान नहीं चिपका सकते। लॉजिक समझो सर, फिजिकल सब्सटेंस है वो फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे कि कैसे, ठीक है। तो इसका एक्टिव यूज देखा जाता है, एक्टिव यूज मतलब प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है क्या, या कोई रेंटल इनकम इससे आ रही है क्या, दैट इज द बेसिक लॉजिक। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, कुछ एग्जाम्पल दिए कि फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए ये देख लो कि सर सॉफ्टवेयर से कोई सेल हो रही है कि रिलेटेड सर्विसेज की, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग से देख लो कि इससे रिलेटेड कि बेसिकली क्या ये डिजाइन एंड ड्राइंग्स परचेज या सेल हो रही है क्या। ऑडिटर ये देखेगा। प्लीज फोकस ऑन द वर्ड एक्टिव यूज, यहाँ पे एक्टिव यूज ही आपको लिखना है। यू कैन नॉट राइट फिजिकल वेरिफिकेशन, वो एग्जामिनर बोलेगा किससे पढ़ के आ गया यार तू। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बस ये दिक्कत है। बाकी देखो, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन आप एक बार खुद से पढ़ोगे आपको दिखेगा सर पॉइंट्स रिपीट हुए और कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन में देखो ना, अमोर्टाइजेशन, इंपेयरमेंट, अमोर्टाइजेशन का मेथड क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, वो ये। इंटेंजिबल एसेट में देखो एडिशन, डिलीशन, मूवमेंट, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, क्लोजिंग बैलेंस, एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट, कंप्लीटनेस में वही पॉइंट है। वर्ड बस चेंज हुआ है, डेप्रिसिएशन से अमोर्टाइजेशन, पीपी से इंटेंजिबल एसेट, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर है क्या सर? क्लियर है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजा मेरी बात को सुन,
मैंने तुम्हें क्या कराया अभी तक? मैंने किधर लिखा था? चलो, पता नहीं किधर लिखा था। इधर देखो, इधर देखो, अभी तक अपन ने क्या क्या कवर कर लिया सर? अपन ने असर्शन कवर कर लिया, अपन ने शेयर कैपिटल कवर कर लिया, अपन ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कवर कर लिया, इंटेंजिबल तुम हाथों हाथ कवर करोगे, वीडियो को पॉज कर लो चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब अपन कर लेते हैं आई थिंक लोन्स एंड एडवांस। ये मैं बता देता हूँ, ये वो टॉपिक है शायद जो डी कैटेगरी का टॉपिक है। एबीसी होता है ना, एबीसी एनालिसिस, ये डी कैटेगरी का टॉपिक है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इंस्टीट्यूट या तो Jan 26 या अगले अटेम्प्ट में ये लोन्स एंड एडवांस से ही क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। ठीक है, मतलब मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? बच्चा की शायद नज़र भी नहीं जाती होगी लोन्स एंड एडवांसेस। प्लीज़ फोकस करना, मैं मेरे इस नोट से पढ़ा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, बहुत इजी है, सुनना। सर लोन्स एंड एडवांसेस मतलब सर आपने पैसा दिया है, आपने पैसा दिया है मतलब आपने लोन दिया है, और अदर करंट एसेट में सर जीएसटी के इनपुट वाली चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी अपन बातें कर लेंगे, अपन मेन फोकस इस पे कर रहे हैं। सर लोन्स एंड एडवांस में आपने पैसा दिया है तो यहाँ पे रिकवरी की बातें होगी। ठीक है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट आपको मिलने की बातें होगी, देने की बातें नहीं होगी। ठीक है ना? यहाँ पे अगर पैसा डूबने की भी चांसेस होंगे तो ऑब्वियसली सर उस पर प्रोविजन बनेगा, जैसे डेटर पे बनता है ना वैसे यहाँ पे भी बनेगा। तो बातें करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। सर क्या एग्जिस्टेंस के लिए सिंपल है, सामने वाली पार्टी से कंफर्मेशन ले ले, बात खत्म हो गई। ऐसे 505 के बेसिस पे कंफर्मेशन ले लो, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की, बात खत्म हो गई, एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो जाएगी। बात करते हैं सर कंप्लीटनेस की। सर कंप्लीटनेस मतलब सब कुछ रिकॉर्ड है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उनसे लिस्ट मंगवा लेंगे। एक काम करो क्लाइंट, हमको है ना सारी लिस्ट दे दो ऑफ ऑल एडवांसेस अदर करंट एसेट। उसके पास में जाएंगे, मेरे को लिस्ट दे यार सारी, मेरे को सारी लिस्ट दे बढ़िया तरीके से, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं बैलेंसेस इन लेजर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, देखो आज अगर लोन दिया है, लोन्स एडवांस दिए, तो ऑब्वियसली इसके पीछे अग्रीमेंट बना होगा। हाँ, अग्रीमेंट बना होगा, सामने वाली पार्टी की एक्नॉलेजमेंट मंगवा सकते हैं, जो आपने यहाँ पे भी करी थी। ठीक है, ये कॉमन प्रोसीजर हो गया आपका, हो जाएगा, डन सर। तो वेरीफाई लोन अग्रीमेंट एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन, वही ऐसे 505 की कहानी। अच्छा, अब अगर किसी को लोन एडवांस दिया है ना, तो ऑडिटर उसके लिए एओए एमओए भी देखेगा, एओए एमओए भी देखेगा, और ऑब्वियसली सर लोन्स एडवांस पास हुआ है तो शेयर होल्डर की मीटिंग्स भी हुई होगी। ठीक है, उस मिनट्स की कॉपी को भी एग्जामिन कर लेगा। ठीक है सर। अच्छा, रिलेटेड पार्टी को अगर लोन, क्योंकि ये हो सकता है बिल्कुल, रिलेटेड पार्टी को लोन एंड एडवांस दिए तो प्रॉपर अप्रूवल लगाए, प्रॉपर अप्रूवल लगाए क्या? ठीक है, आर्म्स लेंथ पे दिया कि ऑडिटर ही वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, अच्छा लोन रीपेमेंट स्केड्यूल को प्रॉपर तरीके से देख लेगा, वेरीफाई लोन एक्नॉलेजमेंट बाय पार्टी, वही पॉइंट आ गया। तो मतलब आप समझो सर, कुछ 5-6 पॉइंट हो गए, वेरी बेसिक पॉइंट्स है सर कंप्लीटनेस के। क्या कर रहा है ऑडिटर? कुछ नहीं, पहले लिस्ट मंगवा ली, पार्टी के अग्रीमेंट से देख लिया, एक्नॉलेजमेंट बाय थर्ड पार्टी। हाँ, मटेरियल लोन्स एंड एडवांसेस से तो ऑब्वियसली सर एओए एमओए से देखेगा कि भाई इसका ये बिजनेस है या नहीं है, या ये फालतू की ये चीज़ें करने लग गया आजकल। ठीक है, और सर रिलेटेड पार्टी में प्रॉपरली देख लेगा कि प्रॉपर अप्रूवल है क्या। ठीक है, आर्म्स लेंथ पे है क्या। अगर लोन से एडवांस दिए तो आपको पता है सर मिनट्स ऑफ द मीटिंग का देख सकता है। हो गए पॉइंटर्स? हाँ सर, और कौन से पॉइंटर्स है? ठीक है, अगर आपको ध्यान रह जाए तो ठीक है यार, जीएसटी इनपुट से रिलेटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, रीजनेबल टेस्ट, चलो छोड़ दो यार अभी के लिए। ठीक है, आप इतने ही कर लो, मोर देन इनफ है, आप इतने ही कर लो, मोर देन इनफ है। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, सुनना मेरी बात को ध्यान से। अच्छा, ये जो पॉइंटर्स है ना, आप डेटर का भी वैल्यूएशन देखोगे ना तो आपको वैसे ही पॉइंटर्स मिलेंगे, डेटर के वैल्यूएशन में भी है ना, अभी बता रहा हूँ तुम्हें, सुनना मेरी बात को। सर गेम क्या है, वैल्यूएशन से रिलेटेड ऑडिटर क्या कर रहा है, एक एजिंग रिपोर्ट मंगवा रहा है, एजिंग रिपोर्ट मंगवा रहा है कि सर कौन सा लोन कितना पुराना पुराना है। हाँ, एजिंग रिपोर्ट मंगवा रहा है, साथ के साथ में सर कोई लोन्स एंड एडवांस लिटिगेशन पे है तो वो भी मंगवा रहा है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को कंपेयर कर लेगा। ठीक है, अब अगर कोई लोन एंड एडवांसेस डाउटफुल है तो ऑब्वियसली सर उस पर प्रोविजन बनना चाहिए, मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करेगा, मैनेजमेंट प्रोविजन बनाया नहीं बनाया बताओ यार तुम। ठीक है, तो स्क्रूटनाइज लोन्स एंड एडवांस डेट अपीयर डाउटफुल, डिस्कस विद मैनेजमेंट एज अबाउट रीजंस इफ प्रोविजन नॉट मेड, असेस अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। ठीक है, कि भाई प्रोविजन तुमने बनाया नहीं बनाया, परसेंटेज चेक कर लेगा विद कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर, बेसिक बात है।
अच्छा, हो सकता है सर कोई कोई लोन्स एंड एडवांसेस से सर पैसा आना ही नहीं है तो उसको बैड डेट बुक करना पड़ेगा। सर इसमें भी बैड डेट बुक होती है, हाँ करना ही पड़ेगा ना यार, राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। और ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली किसी ना किसी का ऑथराइजेशन वो चेक कर सकता है। सर अगर कोई फॉरेन करेंसी लोन्स एंड एडवांसेस है तो ऑब्वियसली वो रीस्टेट हो जाना चाहिए, रीस्टेट एज पर AS 11। क्या ये बात आपको समझ में आती है? कुछ भी लिख दोगे क्या पॉइंट? नहीं ना सर, लॉजिकली है सारे पॉइंट। आप अगर कंपेयर करोगे आपको दिखेगा ट्रेड रिसीवेबल में भी ये वैल्यूएशन में एजिंग रिपोर्ट प्रोविजन यही कहानी होती है। ये भी एक तरीके का पैसा दिया हुआ ही है ना यार, किसी से पैसा मांगते हैं, डेटर में भी पैसा मांगते तो थॉट प्रोसेस तो वही होता है ना। ठीक है, सुन वापस प्लीज फोकस। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में एजिंग रिपोर्ट, एजिंग रिपोर्ट मंगवा लेंगे। हाँ, कोई लिटिगेशन से रिलेटेड है उसकी डिटेल मंगवा लेंगे, प्रीवियस ईयर करंट ईयर को कंपेयर करेंगे, कोई फॉरेन करेंसी लोन है रीस्टेट कराया क्या। ठीक है, प्रोविजन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को असेस करेंगे, वैल्यूएशन प्रॉपर कराया क्या, कंसिस्टेंसी थी क्या। कोई लोन्स एंड एडवांस डाउटफुल है तो देख लेंगे कि भाई मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेंगे, मैनेजमेंट प्रोविजन क्यों नहीं बनाया। WR भी ले सकते हो तुम इसमें, ये भी लिख सकते हो। ठीक है क्या, समझे? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि सर मेरे को 5 में से 5 मत ला के दो, मेरे को सर 3 या 4 नंबर ला के दे दो इस आंसर में, मेरा काम हो गया ना। आपको लॉजिक बता दिया पूरा। लोन्स एडवांस, दिस इज डी कैटेगरी टॉपिक। मैं बोलता हूँ ना, बच्चा शायद देख के भी नहीं जाएगा लास्ट दिन में, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ देख के जाना, एग्जाम में यही मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, मिलेगा ना तो बोलना सर कि, फिर तुम नहीं बोलोगे कि पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन पूछ ले। अरे इंस्टीट्यूट पूछेगा ये क्वेश्चन, देखना तुम्हारे अटेम्प्ट में नहीं तो अगले अटेम्प्ट में पूछेगा ये क्वेश्चन। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, कहाँ लिखवाना है बोलो, कहीं लिखूँ मैं साइन मार दूँ यहाँ पे, साइन मार दूँ? अरे साइन बहुत, वैसे मेरे मैं सही साइन दिखाता नहीं हूँ, मेरे बहुत हल्के साइन है। ठीक है, समझ रहे हो तुम? यहाँ तक हो गया क्या? डन सर। ठीक है, अब मैं तुम्हें करवा रहा हूँ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इन्वेंट्री, ताकि अपना फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। यस पीपल, अब इन्वेंट्री को देख लेते हैं। इन्वेंट्री छोटा सा पोर्शन है, बट आई थिंक इन्वेंट्री से रिलेटेड है ना सारा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे है ना, आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, आपके पॉइंट्स निकल के अपने आप आएंगे। देखो पहले बात करते हैं इन्वेंट्री की राइट्स की, मतलब ओनरशिप की। अब सोचो, इन्वेंट्री एंटिटी की है, कैसे वेरीफाई करोगे? सर इनवॉइस में उसका नाम लिखा हुआ आएगा, इनवॉइस में उसका नाम लिखा हुआ आएगा, मानते हो नहीं मानते हो तो एग्जामिन इनवॉइसेस टू वेरीफाई ओनरशिप। कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो भाई ऑर्डर हुआ होगा, ऑर्डर से रिलेटेड परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, परचेज रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट, ये सारी चीजें देख सकते हो। हाँ, तो वाउच रिकॉर्डेड परचेज विद द अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट लाइक परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, वेंडर इनवॉइस, रिसीविंग रिपोर्ट। ठीक है, अब है ना यहाँ पे अधिकतर पॉइंट कंसाइनमेंट के चले गए। सुनो, कंसाइनर, कंसाइनी, ठीक है, कंसाइनर कंसाइनी के पॉइंट यहां पे बहुत सारे चले गए। तो रिव्यू कंसाइनमेंट एग्रीमेंट, अगर किसी के गुड्स तुम्हारे पास में पड़े हुए, किसी के गुड्स तुम्हारे पास में पड़े हुए और तुम कंसाइनी हो, तो क्या वो तुम्हारी ओनरशिप हो गई? उस चीज को इवेल्युएट कर लो। ठीक है, इवेल्युएट कंसाइनी गुड्स, भाई तुम्हारी ओनरशिप नहीं है। ठीक है, रिव्यू कंसाइनमेंट एग्रीमेंट। अगर सपोज कर कोई इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास में पड़ी हुई है तो उससे कंफर्मेशन मंगवा सकते हैं। सामने वाली पार्टी को बोलेगे भाई डिक्लेरेशन दे दो यार, डिक्लेरेशन दे दो, या तुम्हारे लेटर हेड पे हमको कंफर्म कर दो कि तुम्हारे पास में पड़ी हुई है, प्लस इन्वेंट्री तुम्हारी नहीं है। ठीक है क्या? अरे यार कॉमन सेंस यूज करो ना, इन्वेंट्री हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी, उससे कंफर्मेशन मंगवा लेंगे। इस तरीके से आप ओनरशिप को वेरीफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस की। एग्जिस्टेंस से रिलेटेड राजा ऐसे 501 की गाइडेंस अपन को वैसे ही पता है ना। इन्वेंट्री अगर मटेरियल होती है तो ऑडिटर को फिजिकली वहां पे जाना होता है और वहां पे अटेंड करनी होती है फिजिकल इन्वेंट्री काउंट जो मैनेजमेंट कंडक्ट करा रहा है ना। वहां से आपकी एग्जिस्टेंस वेरीफाई होती है। तो क्या ऐसे 501 के पॉइंट हम बिल्कुल लिख सकते हैं? सर एज इट इज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसी से रिलेटेड पॉइंट्स है आपके। तो व्हेन यू आर वेरीफाइंग एग्जिस्टेंस, आपको कुछ नहीं करना, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में जाके अटेंडेंस देनी है, इवेल्युएट करना है मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को। टू परफॉर्म फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, ऑब्जर्व करो, इंस्पेक्ट करो, परफॉर्म करो टेस्ट काउंट। वो जो पॉइंट है वही बात करना है बस। परफॉर्म टेस्ट काउंट से रिलेटेड एक अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, वो अपन अभी डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई कंसाइनी के गुड्स है तो भाई उसको अलग करो, तू अलग हो रे भाई, तू अलग हो। ठीक है,
हाँ, अब सुनना मेरी बात को, एमसीक्यू आ सकता है। अगर एंटिटी पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रही है तो ऑडिटर ये देखिए, ऑडिटर का फोकस रहेगा इन्वेंट्री काउंटिंग एट द पीरियड एंड, और परपेचुअल तो इंटरिम डेट्स। इधर देख लो, इसको ऐसे यहां से कराता हूं। व्हेन द एंटिटी यूजेस पीरियोडिक सिस्टम फॉर इन्वेंट्री काउंट, तो ये कब होनी चाहिए? एट द एंड ऑफ द पीरियड। और अगर परपेचुअल है तो इंटरिम डेट्स पे चलता रहेगा, क्योंकि वो इन्वेंट्री एडजस्ट होती रहती है। ठीक है, हाँ, ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आप बिल्कुल ध्यान में रख के चलोगे फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब सुनो, परफॉर्म टेस्ट काउंट से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। परफॉर्म टेस्ट काउंट, परफॉर्म टेस्ट काउंट के लिए देखो, सुनो 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 सुनो, एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस दिए होगे। सर एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस दिए होगे, क्या वो एम्प्लॉय उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है? क्या अप्रोप्रिएट सुपरविजन काउंट प्रोसीजर्स पे हो रहा है? क्या मतलब केयरलेस तो नहीं है? आप ये चीज़ को इवेल्युएट कर लो। सर कोई थर्ड पार्टी का स्टॉक अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो वो थर्ड पार्टी स्टॉक काउंट नहीं होगा, कोई डैमेज स्टॉक से रिलेटेड कंसिडरेशन को देख लो। हाँ सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आइटम्स, जितने भी आइटम्स है वो प्रॉपरली टैग्ड है क्या? प्रॉपरली टैग्ड है क्या? टैग्ड पे राइट अमाउंट दिख रहा है क्या? ये चीजों को देख सकते हो, मतलब वेरीफाइड है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, कट ऑफ टेस्टिंग। कट ऑफ टेस्टिंग, परफॉर्मिंग कट ऑफ टेस्टिंग एंड एग्जामिन। बेसिकली क्या होता है, ऑडिटर, आप सेल्स परचेज में भी ये कट ऑफ टेस्टिंग का देखोगे, लास्ट 5 डेज की बेसिकली रिपोर्ट मंगवा सकता है, और वहां से देख सकते हैं कि भाई करेक्ट पीरियड में चीजें रिकॉर्ड हो रही है ना। ठीक है क्या? हाँ, और अगर भाई फिजिकल इन्वेंट्री काउंट और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डिफरेंस होगा तो उसके पीछे इन्वेस्टिगेट कर लो। तो ये टेस्ट काउंट से रिलेटेड कुछ 5-6 पॉइंट है, प्लीज 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 ढंग से पढ़ो। सर जो भी इवेल्युएट कर, पहले इंस्ट्रक्शंस को इवेल्युएट कर लो, देखो कि भाई जो इंस्ट्रक्शंस मैनेजमेंट ने दिए टू परफॉर्म फिजिकल इन्वेंट्री काउंट वो एक्चुअल में हो रहे क्या? कोई डिस्क्रिपेंसीज मिल रही है बिटवीन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड द फिजिकल स्टॉक, उस पर इन्वेस्टिगेट कर लो। ठीक है, थर्ड पार्टी का कोई भी तुम्हारे पास में नहीं होना चाहिए, अगर है तो भाई उसको एक्सक्लूड करो, उसको एक्सक्लूड करो। ठीक है क्या? हाँ सर, अब बात करते हैं कंप्लीटनेस से रिलेटेड। कंप्लीटनेस में सिंपल है यार, मेरी इन्वेंट्री मेरी, किसी थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री थर्ड पार्टी की है। ठीक है, किसी मेरी इन्वेंट्री अगर थर्ड पार्टी के पास में भी है तो भी वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। दैट इज द बेसिक लॉजिक ऑफ कंप्लीटनेस। अगेन कंसाइनर कंसाइनी वाले पॉइंट यहाँ पे भी रिपीट होएंगे। देखो, परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर, कंप्लीटनेस से रिलेटेड ध्यान रखना, वी कैन परफॉर्म सम एनालिटिकल प्रोसीजर्स लाइक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, वर्टिकल एनालिसिस मतलब इन्वेंट्री डिवाइड बाय टोटल एसेट, बजट एक्चुअल को कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन अगेन परफॉर्म परचेज एंड सेल कट ऑफ टेस्टिंग, शिपिंग रिकॉर्ड को अकाउंटिंग रिकॉर्ड से कंपेयर कर लिया बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता रखी ये चीज़ें। सेल्स का वापस बता देता हूँ क्योंकि ये कट ऑफ बार बार वर्ड आ रहा है ना। सेल्स का 30/3 को इनवॉइस बना, 2/4 को माल निकला, कौन से पीरियड में रिकॉर्ड करोगे? 30/3 को इनवॉइस बना, 2/4 को डिलीवरी निकली, कौन से पीरियड में रिकॉर्ड करोगे? सर इस पीरियड में सेल्स बुक होती है। तो बेसिकली क्या होता है, ऑडिटर सेल्स और शिपिंग जो भी इनवॉइस होते हैं ना, और जो शिपिंग बिल होते हैं ना, इनको क्रॉस चेक करके देखता है कि भाई सही पीरियड पे रिकॉर्ड हुआ है ना, सही टाइम पे रिकॉर्ड हुआ है ना। बिकॉज रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट ये होता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड जब ट्रांसफर हो रहा है ना तब बुकिंग करनी है, ऐसा नहीं इनवॉइस डेट पे। इसलिए सर इन्वेंट्री से रिलेटेड भी यहाँ पे बार बार ये चीजें लिखी हुई है, परफॉर्म परचेज एंड सेल्स कट ऑफ टेस्ट। रिव्यू कर लो कि इन्वेंट्री बिलोंग टू द थर्ड पार्टी, रिकंसाइल इन्वेंट्री बिलोंग टू द क्लाइंट हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी। मतलब क्या, थर्ड पार्टी के पास में कोई इन्वेंट्री तुम्हारी पड़ी हुई है तो तुम्हारी कंफर्मेशन मंगवा सकते हो। ठीक है सर, सारे पॉइंट मैं नहीं बोलता याद करो, पर कुछ पॉइंट आपको याद करके चलने पड़ेंगे। कंसाइनमेंट कंसाइनी वाले पॉइंट आप बिल्कुल चिपका सकते हो यहाँ। ठीक है, हाँ, इंपॉर्टेंट मुझको क्या लगता है, ये वाला क्वेश्चन है स्पेसिफिकली। एंड देन बात करते अपन वैल्यूएशन की। सुनना मेरी बात को ध्यान से। वैल्यूएशन का लॉजिक लगा। वैल्यूएशन क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमको पता है AS2 का रूल है, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन की बातें करी हुई है, तो क्या अपन कॉस्टिंग वाला दिमाग लगा सकते हैं? सर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ऐड होना चाहिए, हाँ, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो अपने वैल्यूएशन की पॉइंट अपन लिख के आएंगे एग्जाम में। रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स से रिलेटेड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज, कॉस्टिंग की नॉलेज, भाई आपका काम हो गया, वैल्यूएशन का काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से।
मेरी बात को सुनना। रॉ मटेरियल में पहले चेक कर ले कि भाई व्हाट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर इंक्लूडेड। अरे भाई रॉ मटेरियल में कॉस्टिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड करी गई है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, क्या क्या चीजें इंक्लूड करी गई है। ठीक है, फिर ऑडिटर क्या करेगा, रॉ मटेरियल में कंपेयर कर लेगा, सर कॉस्ट प्राइस को कंपेयर कर लेगा विद द परचेज इनवॉइसेस रिसीव्ड इन द मंथ। मतलब जिस भी इन्वेंट्री, जो भी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करा गया है उसकी परचेज इनवॉइसेस से चेक कर लेगा, यार परचेज में कितनी खर्चा आ रहा है। ठीक है, जो भी डैमेज या ऑब्सोल्यूट आइटम है, डैमेज है, जस्ट अ सेकेंड, इधर फोकस करो भाई, इधर फोकस करो, सुनो सुनो सुनो, फोकस करना वापस। फॉलो अप वैल्यूएशन ऑफ डैमेज और ऑब्सोल्यूट आइटम एस्टैब्लिशिंग एनआरवी। मतलब सर क्या, सर कोई डैमेज आइटम है तो वहां पे AS2 का रूल सही से फॉलो करना। कॉस्ट और एनआरवी क्यों सर, क्योंकि देखो राजा डैमेज स्टॉक में एनआरवी बहुत तेजी से गिरेगी सर, देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि वहां पे वैल्यूएशन गलत निकल जाए। ठीक है, तो फॉलो अप वैल्यूएशन ऑफ डैमेज और ऑब्सोल्यूट आइटम। ठीक है सर। सर वर्क इन प्रोग्रेस में अगेन सर व्हाट कॉस्ट आर इंक्लूडेड चेक करो। अब नॉर्मल वेस्टेजेस है सर, ये सारी चीज एक्सक्लूड होनी चाहिए। और सर WIP में जैसे आपको पता है सर, प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कितना कितना परसेंटेज हो गया है काम, उसके हिसाब से कॉस्ट होनी चाहिए। तो असर्टेन हाउ वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन आर मेजर्ड। ठीक है सर। फिनिश गुड्स में सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ES2 के हिसाब से लोअर और कॉस्ट एनआरबी। अगेन वापस देख लो कौन सी कॉस्ट इंक्लूडेड है, वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। सर एग्जामिन कर लो वैल्यूएशन ऑफ ऑब्सोल्यूट एंड डैमेज इन्वेंट्री। सर क्या ये 3 पॉइंट आप सब में चिपका सकते हो? बिल्कुल चिपका सकते हो। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। ठीक है, पर बात खत्म नहीं हुई है, बात है इसके नीचे की जो ट्रिकी है। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। आपको इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली ऑब्सोल्यूट या डैमेज इन्वेंट्री पे क्वेश्चन पूछ सकता है, और यहाँ पे आपको पॉइंट बड़े स्पेसिफिक लिखने पड़ेंगे, मेरी बात को सुनना। सर ऑब्सोल्यूट मतलब या डैमेज इन्वेंट्री मतलब सर ये स्लो मूविंग आइटम्स है बेसिकली, या डैमेज इन्वेंट्री। तो ऑडिटर क्या करता है, यहाँ पे एजिंग मंगवा लेता है, क्लाइंट को बोलता है मेरे को इन्वेंट्री की एजिंग दो। सर कौन सी इन्वेंट्री कितनी कितनी पुरानी है, उससे पता पड़ जाता है कि सर कौन सी इन्वेंट्री स्लो मूविंग आइटम है या डैमेज है। तो इन्वेंट्री एजिंग स्प्लिट मंगवा ली जाएगी और फिर फॉलो अप लिया जाएगा फॉर द डैमेज और ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री जो ऑडिटर को ऑब्जर्व हुई थी एट द टाइम ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। ऑडिटर क्या क्या चीजें चेक करेगा, AS2 की गाइडलाइन देख लेगा, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। हाँ सर, ऑडिटर एक परचेज का एंगल होता है, एक सेल का एंगल होता है। सुनना मेरी बात को, रिकॉर्डेड कॉस्ट को कंपेयर करेगा विद द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, RR। एक वेंडर प्राइस को एग्जामिन करेगा ये देखने के लिए कि सर रिकॉर्डेड कॉस्ट इज लेस देन करंट मार्केट प्राइस क्या। दोनों चीजें ऑडिटर देखता है। एक एक्चुअल में मैं आपको इसका डिटेल लॉजिक बताऊं तो एक होता है परचेज के एंगल से, एक होता है सेलर के एंगल से। ऑडिटर का मेन फोकस क्या होता है कि भाई मैं राइट वैल्यू पे बुक कर रहा हूं ना, फोकस उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे होता है कि यार मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू सही तो है ना। ठीक है, पता पड़ रहा है वो 10 रुपए पे बुक कर रहा है, पर आज की डेट में माल मार्केट से आ रहा है 5 रुपए का, तो वो तो गलत ही हो जाएगा ना यार। तो कैलकुलेट RR, रिकॉर्डेड कॉस्ट विद रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिकॉर्डेड कॉस्ट विद करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर लो है ना, तो इट ऑल्सो इंडिकेट कि भाई इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूट है या स्लो मूविंग है। अगर रेशियो इज वेरी लो तो ऑडिटर क्या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेगा, वहां पे उसको पता पड़ जाएगा यार कि ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री है क्या, उसको एक बढ़िया तरीके से आइडिया लग जाएगा कि स्लो मूविंग आइटम से क्या। ठीक है क्या? हाँ सर, ये अपन ने थोड़ा सा इन्वेंट्री का पोर्शन को क्विकली कवर अप करने की कोशिश करिए। आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप खुद से एक बार बढ़िया तरीके से गो थ्रू हो जाओ।